Jai Hind. Today's lecture we will learn how B can convert mechanical system into electrical system. B will convert mechanical system into electrical system with the help of nodal method. So what is nodal method? Method to redesign mechanical system so that differential equation can be expressed via nodal analysis. Nodal method में mechanical system को nodal network में convert किया जाता है और कन्वर्ट क्यों किया जाता है? सो डैट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय नोडल एनालिसिस। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव गिवन दिस मैकेनिकल सिस्टम, बी हैव गिवन दिस मैकेनिकल सिस्टम, देयर आर टू मासेस m1 एंड m2, दिस इज ए फिक्स्ड सरफेस। m1 और फिक्स्ड सरफेस के बीच में स्प्रिंग k1 लगाया गया है। k1 इज ए स्प्रिंग एलिमेंट कांस्टेंट। इसी तरह से m1 और सरफेस के बीच में डैम्पिंग एलिमेंट लगाया गया है एंड F1 इज ए डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसी तरह से M1 और M2 के बीच में स्प्रिंग K2 है। अब ये जो फोर्स है वो M1 एलिमेंट में लगाया गया है। दिस इज ए फोर्स। जैसे मास में फोर्स लगाएंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो है x1। जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे जो M2 मास की डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज x2 एंड दिस इज फिक्स्ड सरफेस। अब ये जो मैकेनिकल सिस्टम है इसको नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके रूल्स क्या होते हैं? पहले मुझे देखनी होती है कि क्वेश्चन में कितनी डिस्प्लेसमेंट्स दी गई हैं। देयर आर टू डिस्प्लेसमेंट्स x1 एंड x2, तो मुझे टू नोड लेने हैं। दीज आर टू नोड, दिस इज x1 एंड x2। कितने नोड लेने हैं? जितनी डिस्प्लेसमेंट दी गई हैं। देयर आर टू डिस्प्लेसमेंट्स। और ये डिस्प्लेसमेंट्स क्यों हुई? जैसे मास में फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में तो ये मास आगे की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी x1। इसी तरह से ये मास भी इस डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी x2। तो जितनी डिस्प्लेसमेंट्स हैं उतने मैंने नोड्स ले लिए। इसके बाद एक कॉमन नोड लिया जाता है। यहाँ पर ले लिया कॉमन नोड। इस कॉमन नोड को ग्राउंड नोड या फिर रेफरेंस नोड बोला जाता है। तो सिंपली देयर आर टू प्रिंसिपल नोड्स x1 एंड x2 एंड देयर इज ए कॉमन नोड विच इज नोन एज रेफरेंस नोड। अब ये जो नोड्स होते हैं एक्चुअल में ये वोल्टेजेस होता है। ये नोड्स क्या है? वोल्टेजेस। और ये जो नोड है दिस इज ए ग्राउंड। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। अब कनेक्शन लगाएंगे। नोडल मेथड में ये जो मास होते हैं मास को हमेशा प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में लगाया जाता है। तो दिस इज ए मास m1। तो m1 किसके बीच में कनेक्ट करना है? x1 एंड दिस रेफरेंस नोड। इसी तरह से ये जो मास m2 है इसकी डिस्प्लेसमेंट है x2। तो ये जो मास लगेगा ये प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में लगेगा। तो आपको याद क्या रखना है? जो मास एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करना है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है लाइक स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन, इनको हम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन सर्किट में कनेक्ट करेंगे। जैसे K1, K1 किसके साथ कनेक्टेड है? M1 के साथ। और M1 के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1। तो K1 कनेक्ट होगा, दिस इज स्प्रिंग K1। तो K1 कनेक्ट होगा बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। इसी तरह से ये फ्रिक्शन किसके साथ कनेक्टेड है? M1 के साथ। और M1 के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1। तो एक तरह से ये जो डैम्पिंग एलिमेंट है, डैम्पिंग एलिमेंट इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शन एलिमेंट। इट इज कनेक्टेड बिटवीन प्रिंसिपल नोड x1 एंड दिस रेफरेंस नोड, दिस इज F1। अब फोर्स कहां पर लगी है? फोर्स m1 मास के साथ लगी है। नोडल मेथड में ये जो फोर्स है इट विल एक्ट एज ए करंट एलिमेंट। तो दिस इज ए फोर्स, इट विल एक्ट एज ए करंट एलिमेंट। और ये करंट एलिमेंट किसके बीच में कनेक्टेड है? बिटवीन प्रिंसिपल नोड x1 एंड दिस रेफरेंस नोड। एंड रेफरेंस नोड इज आल्सो नोन एज कॉमन नोड और ग्राउंड। अब बच्चों यहां पर देखो K2 कहां पर कनेक्टेड है? ये M1 और M2 के बीच में कनेक्टेड है। ये मैं क्या बोल सकता हूं? ये डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 के बीच में कनेक्टेड है। तो K2 को कहां कनेक्ट करना है? बिटवीन नोड x1 एंड x2। अब ये है x1 नोड। x1 नोड क्या होता है? एक तरह से पोटेंशियल। तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा? x1। यहां भी x1, यहां भी x1। तो K2 किसके बीच में कनेक्टेड है? बिटवीन x1 एंड x2। तो यहां पर मैंने लिख लिया K2। अब M2 के साथ कोई फोर्स लगाई नहीं गई है तो यहां पर फोर्स नहीं रखी है। तो नोडल मेथड क्या होता है?
यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है। नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स मतलब प्रिंसिपल नोड्स, जैसे इस क्वेश्चन में 2 प्रिंसिपल नोड्स है x1 एंड x2। नंबर ऑफ नोड्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। जितनी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट्स दी गई हैं उतने नंबर ऑफ नोड लेने होते हैं। टेक एन एडिशनल नोड विच इज नोन एज रेफरेंस नोड और ग्राउंड और कॉमन नोड। अब जो मास होते हैं हमेशा उसको प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट द मास और इनर्शिया एलिमेंट। इनर्शिया एलिमेंट जे। अगर मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात होती है तो मास से रिप्रेजेंट करते हैं और मैकेनिकल रोटेशनल के केस में जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कनेक्ट द मास और इनर्शिया एलिमेंट ऑलवेज बिटवीन द प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड ओनली। तो मास को हमेशा प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करना है। कनेक्ट द स्प्रिंग एंड डैम्पिंग एलिमेंट्स either between principal nodes or between the principal node and reference node depending on their positions। अब ये जो स्प्रिंग एंड डैम्पिंग एलिमेंट होते हैं इनको या तो हम प्रिंसिपल नोड्स के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर बिटवीन द प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैकेनिकल सिस्टम में उनकी पोजीशन क्या है। लास्ट स्टेप, ऑब्टेन द नोडल डायग्राम एंड राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एट ईच नोड। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन एट नोड x1 में लिखूंगा, एट नोड x1। एक तरह से ये बन चुका है नोडल नेटवर्क। और ये क्या है? एक तरह से करंट, फोर्स को एज ए करंट एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये करंट किसके इक्वल होगा? यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, मतलब x1 है। इस पॉइंट में पोटेंशियल है x2। तो ये करंट किसके इक्वल होगा? जो करंट यहाँ एंटर करेगा, जो करंट यहाँ एंटर करेगा, जो करंट यहाँ एंटर करेगा, जो करंट यहाँ एंटर करेगा। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा? इनकमिंग करंट F इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। अब इस मास एलिमेंट के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इसको कैसे लिखते हैं? m1 d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस स्प्रिंग एलिमेंट के लिए कैसे लिखते हैं? ये एक तरह से क्या है? इनकमिंग करंट किसके बराबर है? आउटगोइंग करंट्स। पर ये जो आउटगोइंग करंट्स है इनके प्लेस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। इसी तरह से स्प्रिंग एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो स्प्रिंग एलिमेंट के लिए कैसे लिखते हैं? प्लस k1 x1। इसी तरह से डैम्पिंग एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो डैम्पिंग एलिमेंट के लिए कैसे लिखते हैं? F1 आपको पता है डेरिवेटिव हो जाता है dx1 अपॉन dt। प्लस इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए कैसे लिखते हैं? अगेन ये स्प्रिंग एलिमेंट है तो k2। अब करंट इस डायरेक्शन में कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल फॉर एग्जांपल x1 और यहाँ पर है x2, तो इसको मैं लिखूंगा x1 माइनस x2। अब एग्जाम में आपको इस तरह से करंट मेंशन नहीं करने हैं, ये जस्ट मैंने कंसेप्ट के लिए बताया। अब मैं नोड x2 पे इक्वेशन लिखूंगा। एट नोड x2 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ कोई फोर्स नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं? m2 d स्क्वायर x2 dt स्क्वायर। अगेन स्प्रिंग एलिमेंट लगा है k2। जब इसके लिए लिखेंगे तो नोडल नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर पोटेंशियल हाई, यहाँ पर पोटेंशियल लो, तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा? इस तरह से। मतलब मैं क्या लिखूंगा? x2 माइनस x1, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। करंट एक तरह से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। जब इस नोड के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1। और जब इसके लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? k2 इंटू x1 माइनस x2। तो एक तरह से इस मैकेनिकल सिस्टम को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट किया, फिर नोडल नेटवर्क के थ्रू हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली। अब एक कंसेप्ट मैं डिस्कस करता हूं। अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है इस मैकेनिकल सिस्टम का, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। यहां पर इनपुट क्या है? इस सर्किट में इनपुट था फोर्स, जो ये फोर्स लगाई है, तो इनपुट क्या हुआ? Fs, लैप्लास ऑफ इनपुट। आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट यहां पर है डिस्प्लेसमेंट। अब दो डिस्प्लेसमेंट्स है, एक x1 है, दूसरी है x2। अब कौन सी डिस्प्लेसमेंट लेनी है? हमने वो डिस्प्लेसमेंट लेनी है कि जिस मास एलिमेंट में हमने फोर्स लगाई है। तो m1 में हमने फोर्स लगाई थी इनपुट, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी आउटपुट। तो आउटपुट होगा, इसका लैप्लास होता है x1s। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो ट्रांसफर फंक्शन होता है लैप्लास ऑफ आउटपुट, दैट इज दिस वन, अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट, और इनिशियल कंडीशन होती हैं 0।
अब मैं ये रेशो निकालूंगा इन इक्वेशंस के थ्रू। इसको मैंने बोल दिया नंबर 1, इसको लिखूंगा मैं नंबर 2। अगर मैं इसका लैप्लास लेता हूं तो लैप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस टाइम डोमेन टू एस डोमेन चले गए, इसका लैप्लास होगा m1 इंटू एस स्केयर x1s, इनिशियल कंडीशन आगे 0 होती है, प्लस इसका लैप्लास लेंगे k1 इंटू x1s, अगेन f1, अगेन डेरिवेटिव हुआ है तो कैसे लिखेंगे, s इंटू x1 ऑफ s प्लस k2 x1s, लैप्लास ले लिया टाइम डोमेन टू एस डोमेन चले गए, माइनस k2 x2 ऑफ s। अब मैं क्या करूंगा, जो x1s है उसको ले लूंगा कॉमन, ये टर्म कहां कहां प्रेजेंट है, यहां यहां प्रेजेंट है। जैसे x1s कॉमन लेते हैं तो इनसाइड ब्रैकेट क्या बचेगा, m1 s स्क्वायर प्लस k1 प्लस f1 s प्लस k2, कॉमन लिया है x1 ऑफ s माइनस k2 x2s, इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन 3। इसी तरह से इसका लैप्लास लेते हैं तो दिस इज 0, m2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो लैप्लास होगा एस स्क्वायर इंटू x2s, आगे इनिशियल कंडीशन 0 है, प्लस k2 इसका होगा x2s माइनस k2 x1 ऑफ s। अब यहां से मैं x2s की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 0, अगर मैं x2s को कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा m2 s स्क्वायर प्लस k2 माइनस k2 x1 s। x2s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये टर्म जब इस साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, k2 x1 s डिवाइडेड बाई इस टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, m2 s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब मुझे रेशो निकालनी है इन दो के बीच में, x1 ऑफ s अपॉन fs। अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, थर्ड इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 4, थर्ड इक्वेशन को देखता हूँ तो यहाँ पर x1s भी है और fs भी है, पर यहाँ पर x2s है। तो मैं क्या करूँगा, इस x2s की वैल्यू उठा के इसमें फिल कर दूंगा। जैसे इसमें फिल कर दूंगा तो x2s किस में आ जाएगा, x1s में आ जाएगा, और रेशो हमें x1s अपॉन fs निकालनी है। तो जैसे ये वैल्यू इसमें फिल करूंगा तो ये बनेगा fs इज इक्वल टू m1 s स्क्वायर प्लस k1 f1s प्लस k2 इंटू x1s माइनस k2, x2 के प्लेस में ये आ जाएगा k2, ये k2 स्क्वायर हो जाएगा, x1s अपॉन m2 s स्क्वायर प्लस k2। अब इस इक्वेशन से आप जैसे ही x1s अपॉन fs की रेशो निकालोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, एंड दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन लैप्लास ऑफ आउटपुट x1s अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट, इनपुट क्या था fs, तो ये फोर्स था इनपुट, और ये जो x1s था, जैसे फोर्स लगाएंगे तो मास के साथ जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसका जो लैप्लास होगा वो होगा आउटपुट। तो इन दोनों की रेशो जो हम निकालेंगे तो वो मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूं तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ s। तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो s की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, 4, एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस की हाईएस्ट पावर बनेगी 4। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर 2 मास एलिमेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 मास एलिमेंट थे, एक m1 था तो दूसरा m2, तो ऑर्डर कितना निकला, 4। इसी तरह से अगर 3 मास होते, मतलब m1 m2 m3, तो ऑर्डर कितना निकलना था, 6। इसी तरह से n मास होते तो ऑर्डर कितना निकलना था, 2 इंटू n, जैसे मास थे 3 तो 2 इंटू 3 6। इसी तरह से यहां पर मास थे 2 तो 2 इंटू 2 4। तो ये आपको याद रखना है, अगर n मास होंगे तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2n। अगर 2 मास होंगे तो ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर 4 होता है, और ऑर्डर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर होती है।
अब ये हमारे पास सिस्टम था मैकेनिकल सिस्टम को हमने नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट किया और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। अब इस मैकेनिकल सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा। एंड देयर आर टू methods in electrical system. One is force voltage analogy and second one is force current analogy. यहाँ पर मैं मैकेनिकल सिस्टम को फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कन्वर्ट करूंगा और वो कैसे करूंगा, इसके लिए ये टेबल यूज करूंगा और इस टेबल को मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट्स हैं मैकेनिकल टोरेशनल सिस्टम के लिए और ये जो कंपोनेंट है ये मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम के लिए है और ये जो एंट्री है ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए है। ये कंपोनेंट फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के लिए है और ये जो कंपोनेंट है वो फोर्स करंट सिस्टम के लिए है। अब मुझे इन इक्वेशन को फोर्स वोल्टेज सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये फोर्स किससे चेंज हो जाएगा? वोल्टेज से। ये है मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल टोरेशनल सिस्टम। मुझे यहां से यहां कन्वर्ट करना है तो फोर्स चेंज हो जाएगा वोल्टेज में, तो यहां पर आ जाएगा बी। दिस इज सिंपली फोर्स M1। M1 चेंज हो जाएगा L1 से, डी स्केयर। X1 डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा Q से, Q1 dt स्केयर प्लस F1। F1 मतलब डैम्पिंग एलिमेंट कॉफिशिएंट, तो B किससे चेंज हो जाएगा? R से, तो R1 अगेन dy dt। X1 चेंज हो जाएगा Q से, चार्ज, तो यहां पर आएगा Q1 प्लस K चेंज हो जाएगा 1/C1 से। X1 है मतलब इंटू Q1 प्लस K2 मतलब 1/C2। X1 माइनस X2 है मतलब Q1 माइनस Q2। सेम इसको लिखेंगे 0। M2 मास मैकेनिकल सिस्टम का चेंज हो जाएगा इंडक्टर में L में, तो दिस इज L2। अब L2 क्यों लिखा? M2 है, तो दिस इज डी स्केयर। X2 है तो आ जाएगा Q2 dt स्केयर प्लस K2, K मतलब 1/C, C2। X2 माइनस X1 मतलब Q2 माइनस Q1। अब मुझे पता है dQ/dt ये होता है करंट। अगर मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो करंट की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी I.dt। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो B किसके इक्वल होगा? B इज इक्वल टू L1, ये है डी स्केयर Q/dt स्केयर, ये बन जाएगा dI1/dt। dQ/dt होता है करंट प्लस R1 dQ/dt मतलब I1 प्लस 1/C1। अब ये है Q, तो Q क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ करंट, तो मतलब सिंपली I1 dt हो जाएगा 1/C2। अगेन Q1 माइनस Q2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? I1 माइनस I2 dt। अगेन इसको लिखते हैं 0। L2, L को चेंज कर देंगे मास में, L2 ये आ जाएगा dI2/dt प्लस 1/C2। तो Q को कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। यहां पर है Q2 माइनस Q1, तो कैसे लिखेंगे? I2 माइनस I1 dt। दिस इज इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 6। अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एक तरह का मैश नेटवर्क होता है। अगर आप इसको देखो, ये क्या है? वोल्टेज। ये क्या बताता है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ऐसा मैंने क्यों बोला? इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है B इज इक्वल टू L/dI/dt। इसी तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होता है IC इज इक्वल टू C/dB/dt। अगर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा? 1/C, इस करंट की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो सिंपली बच्चों ये है वोल्टेज, तो एक तरह से लगाई है वोल्टेज भी। आगे है L1 dI dt। ये क्या बताएगा? इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो यहां पर लिख दिया L1।
अब यहाँ पर I1, एक तरह से ये मैश नेटवर्क है, तो मैंने लूप करंट I1 ले लिया। यहाँ आगे है रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप R1 I1, तो दिस इज R1। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा L1 di/dt। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा R1 I1। आगे है कैपेसिटर, ये बताएगा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, आप देख सकते हो, तो यहाँ लिख दिया मैंने C1। अब ये है 1/C2 I1 माइनस I2, ये आपने नेटवर्क में कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो C2 इस तरह से लगा होगा। और ये जो अनदर मैश है, यहां पर मैंने लूप करंट ले लिया I2, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहां कंप्लीट करेंगे सर्किट, L2 di/dt, मतलब यहां पर लगा होगा इंडक्टर L2। अगेन आगे है 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ I2 माइनस I1। ये क्या है, ये इसी कैपेसिटर को बताएगा जब मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। बच्चों जब मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इस मैश को लूंगा, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ये होगा। और करंट I1 माइनस I2 क्यों लिया, जब मैं इस मैश को कंसीडर करता हूं, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है I1, तो जो I2 है इसके ऑपोजिट है। I2 आप देखो I1 के ऑपोजिट है, तो सिंपली लिखा I1 माइनस I2। जब इस मैश में मैं KVL लगाता हूं, तो इस I2 को रेफरेंस लेंगे, तो I2 इस तरह से एंटर करता है। अब जो I1 है ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो क्या लिखेंगे I2 माइनस I1। तो इस केस में लिखा था I2 माइनस I1, ये आपने नेटवर्क में देखा होगा। तो सिंपली हमने इक्विवेलेंट फोर्स वोल्टेज सर्किट बना दिया यहाँ। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है बच्चों, आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन भी सेम है, और साथ में जो कंपोनेंट्स है कोरोस्पॉन्डिंग, इनको भी मैंने मैच कर दिया है। मैच किस तरह से किया, जो यहाँ पर फोर्स थी, जितने न्यूटन की हम फोर्स लेंगे उतनी वोल्टेज हम यहाँ पर लेंगे। फोर्स को चेंज कर दिया B से। L1 क्या है, मास, तो L1 किसके इक्वल है, मास M1। जो M1 मास की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 kg लिया, तो L1 क्या लेंगे, 5 हेनरी। R1 देखते हैं, R का रिलेशन है B से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक तरह से R1 क्या है, B1। पर इस क्वेश्चन में B1 के प्लेस में हमें F1 दिया हुआ था, तो R1 F1 के इक्वल है। अब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर कहाँ से आया, K से, जो स्प्रिंग एलिमेंट कांस्टेंट था। रिलेशन देखो इनवर्स रिलेशन है, K 1/C, तो C क्या हुआ, 1/K। तो C1 क्या हुआ यहाँ पर, 1/K1। मतलब ये जो K1 की वैल्यू है, ये कैपेसिटर किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, 1/K1। अगेन L2 मतलब M2। अगेन ये C2, तो ये C2 कौन सा है, ये जो K2 है, तो C2 की वैल्यू क्या यहाँ पर लेंगे, 1/K2। मतलब जो मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग एलिमेंट कोफिशिएंट दिया होगा उसका इन्वर्स करना है, मतलब 1/K2 करना है। जो वैल्यू आएगी उतने फैरेड का मुझे यहाँ पर कैपेसिटर लेना है C2। और ये वोल्टेज कितनी लेनी है, जितनी ये फोर्स है। फोर्स फॉर एग्जांपल न्यूटन में अप्लाई करते हैं, तो ये जो वोल्टेज है उतने वोल्ट में लेनी है। अब इसी तरह से अब मैकेनिकल सिस्टम को अगर मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स करंट एनालॉजी में कन्वर्ट करता, तो सर्किट कैसे बनना था बच्चों। जो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी होती है वो एक तरह का मैश नेटवर्क होता है, और वहां पर KVL लगता है। पर जो फोर्स करंट एनालॉजी के थ्रू सर्किट बनता है वो नोडल नेटवर्क होता है, और वहां पर KCL लगता है, ये आपने याद रखना है। तो कैसे करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने मैकेनिकल सिस्टम के लिए कैलकुलेट की थी, और ये कैलकुलेट कैसे की थी, हमने इनिशियली मैकेनिकल सिस्टम को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया था। आगे ये टेबल दिया गया है, ये मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम दो तरह के होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। हमें ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया गया था, और ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, फोर्स वोल्टेज एंड दिस इज फोर्स करंट। अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो फोर्स किससे चेंज हो जाएगा, करंट से। तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स चेंज हो गया करंट से। M1 चेंज हो जाएगा C1 से, d² x1, x चेंज हो जाएगा यहाँ पर फ्लक्स से, आप देखो 5 dt²। प्लस ये है फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शन किससे चेंज हो जाएगी, 1/, आगे F1 मतलब B चेंज हो जाएगा 1/R से, तो 1/R1 dy/dt x1 के प्लेस में आ जाएगा 5 प्लस K1। अब K किससे चेंज हुआ, 1/L, तो यहां पर आएगा 1/L1, x1 मतलब 5 प्लस K2 1/L2,
x1 माइनस x2 मतलब phi1 माइनस phi2। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं 0 m2। m किस में चेंज होगा? c में। तो c2 डी स्क्र यहां पर आ जाएगा phi2 अपॉन डी टी स्क्र प्लस k2, k मतलब 1/l, यहां पर आएगा 1/l2। आगे है x2 माइनस x1, तो यहां पर लिखेंगे phi2 माइनस phi1। अब मुझे पता है अगर मैं फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है वोल्टेज के इक्वल, और ये होता है फ्रेडे लॉ। चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल जनरेट इंड्यूस्ड ईएम। ईएम मतलब वोल्टेज। अगर मुझे इस फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस वोल्टेज के इंटीग्रेशन कर दूंगा बी डी टी। अब यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना, ये है वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है करंट, ये है वोल्टेज। अब इनको मॉडिफाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो आई C1 डी स्केयर फाई अपॉन डी टी स्केयर है, डी फाई अपॉन डी टी बी होता है, तो ये बनेगा डी B1 डी टी प्लस 1/R1 डी फाई अपॉन डी टी मतलब वोल्टेज B1 आ जाएगा प्लस 1/L phi1 1/L1। फाई क्या होगा? वोल्टेज की इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली B1 dt की इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस 1/L2। तो यहाँ पर phi1 माइनस phi2 है तो उसको लिखूंगा मैं B1 माइनस B2 dt। यहाँ पर लिखेंगे 0 C2 डी स्केयर फाई अपॉन डी टी स्केयर है, तो ये बनेगा डी B2 अपॉन डी टी प्लस 1/L2 phi2 माइनस phi1, तो ये बनेगा B2 माइनस B1 dt। दिस इज इक्वेशन 7, दिस इज इक्वेशन 8। अब इन इक्वेशन को देख के सर्किट डिजाइन करेंगे। फोर्स करंट एनालॉजी क्या होता है? एक तरह से नोडल नेटवर्क होता है और वहां पर केसीएल लगता है। तो सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे? ये है करंट, ये करंट क्या बताएगा? जो करंट इस कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस करंट क्या होता है? C1 dV1 अपॉन dt। तो यहां पर लगा दिया कैपेसिटर C1। कैपेसिटर के क्रॉस करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। इसी तरह से इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होती है B इज इक्वल टू एल डी आई डी टी। तो ये करंट है तो उसके पैरेलल में लगाया कैपेसिटर, और यहां पर वोल्टेज विद रेफरेंस टू ग्राउंड होगी B1, और ये बताएगा जो करंट रजिस्टर में फ्लो होगा B1 अपॉन R1, तो पैरेलल में लगाएंगे R1। पैरेलल में यहां वोल्टेज V1 तो यहां भी V1 नहीं होगी। ये बताएगा जो करंट इंडक्टर में फ्लो होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ये होती है, जब मैं करंट निकालूंगा तो वोल्टेज की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये बताएगा जो करंट इंडक्टर में फ्लो होगा, दिस इज L1। तो ये I किसके इक्वल हुआ? जो IC फ्लो हुआ प्लस जो IR फ्लो हुआ प्लस जो इसमें फ्लो हुआ IL। यहां भी पोटेंशियल होगा B1 वोल्टेज। आगे है 1/L2 B1 माइनस B2 dt। अब ये आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, ये कैसे हो सकता है? यहां पर लगा होगा एक इंडक्टर, यहां पर वोल्टेज होगी B2 और ये होगा L2। अब ये करंट किसके इक्वल होगा? जो इन तीन ब्रांचेज में जाएगा प्लस दिस वन, और ये करंट कितना होगा? B1 माइनस B2, तभी B1 माइनस B2 लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, C2 dV2 अपॉन dt, मतलब एक कैपेसिटर लगा होगा इस तरह से पैरेलल में, वो होगा C2। आगे है 1/L2 B2 माइनस B1, इसकी इंटीग्रेशन वो इसको बताएगा। जब मैं नोडल एनालिसिस यहां पर करूंगा, आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, जब हम यहां पर नोडल एनालिसिस करते हैं तो करंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैपेसिटर में कौन सा करंट फ्लो करेगा? तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल में। और इस इंडक्टर में करंट कितना फ्लो करेगा? इसको हायर पोटेंशियल लेते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल लेते हैं, मतलब B2 माइनस B1 करेंगे, तो B2 माइनस B1 करेंगे dt। अब ये जो नेटवर्क बना, ये है फोर्स करंट एनालॉजी फॉर दिस मैकेनिकल सिस्टम। अगेन ये करंट क्या है? जो फोर्स थी,
मतलब अगर फोर्स अप्लाई किया था 5 न्यूटन तो करंट कितना लेना पड़ेगा, 5 एम्पियर। C1, C1 कहाँ से मिला बच्चों, C1 कहाँ से मिला, यहाँ से, C यहाँ से मिला था। C किसके इक्वल था, मास के इक्वल, एक दूसरे में डायरेक्ट रिलेशन है। तो C1 क्या होता है यहाँ पर, M1 के इक्वल लेंगे। इसी तरह से रजिस्टर में रिलेशन देखो, B1/R, डैम्पिंग कोफिशिएंट 1/R, तो R क्या होगा 1/B। तो एक तरह से R1 क्या होगा 1/B1, हमें F1 दिया हुआ था। अगेन L1 कहां से आया, K से, रिलेशन देखो K 1/L, तो L1 की वैल्यू कितनी लेनी है 1/K1। मतलब ये जो K1 होगा इसका जब मैं इन्वर्स करूंगा, मतलब 1/K1 करूंगा, जो वैल्यू आएगी उतने का मुझे इंडक्टर लेना है हेनरी में। इसी तरह से L2 होगा 1/K2 और ये C2 होगा M2। अब क्या होगा, ये मैकेनिकल सिस्टम था। अगर इस मैकेनिकल सिस्टम के मैं सोल्यूशन कैलकुलेट करता हूं वो सेम होंगे अगर इस मैकेनिकल सिस्टम को मैं इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूं और इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सोल्व करता हूं। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सोल्व कैसे करेंगे, ये है नोडल नेटवर्क, तो केसीएल वगैरह लगाएंगे, फिर जो सोल्यूशन मिलेंगे वो सोल्यूशन सेम होंगे जो मैकेनिकल सिस्टम में मिलने थे। एक तरह से मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। मैकेनिकल सिस्टम को जब हमने फोर्स वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया तो ये सर्किट बना था, और जब फोर्स करंट से रिप्रेजेंट किया तो ये सर्किट बना था। थोड़ी देर पहले हमने ये डिज़ाइन किए थे। ये जो फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट सर्किट होते हैं ये एक दूसरे के ड्यूल होते हैं। मतलब अगर मेरे पास फोर्स वोल्टेज सर्किट है तो अगर मैं इसका ड्यू लेता हूं तो फोर्स करंट सर्किट बनेगा, और फोर्स करंट सर्किट है अगर मैं इसका ड्यू लेता हूं तो फोर्स वोल्टेज सर्किट बनेगा। अब ड्यूल क्या होता है, जब कैपेसिटर का ड्यूल करते हैं तो इंडक्टर बनता है, इसी तरह से इंडक्टर का ड्यूल करते हैं तो कैपेसिटर बनता है, और जब आर का ड्यूल करते हैं तो 1/R बनता है। अगर वोल्टेज का ड्यूल करेंगे तो करंट मिलेगा, अगर करंट का ड्यूल करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा। इसी तरह से जो सीरीज में कंपोनेंट है वो पैरेलल में चले जाते हैं, और जो पैरेलल में है वो सीरीज में चले जाते हैं। तो कैपेसिटर का ड्यूल इंडक्टर है और इंडक्टर का ड्यूल कैपेसिटर है। अब मैं इस फोर्स वोल्टेज सर्किट का ड्यूल लूंगा। दिस इज वोल्टेज, वोल्टेज का ड्यूल होता है करंट, तो यहां पर लगेगा करंट एलिमेंट। अब यहां पर 3 कंपोनेंट है, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। जैसे ही ड्यूल करेंगे ये जो कंपोनेंट है जो सीरीज में है ये पैरेलल में चले जाएंगे। इंडक्टर का ड्यूल होता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर चला जाएगा पैरेलल में, कैपेसिटर लगाएंगे पैरेलल में। कितना कैपेसिटर लेना है, M1 फैरेड का कैपेसिटर लेना है। इसी तरह से ये जो रजिस्टर है, अब रजिस्टर लग जाएगा पैरेलल में। ये रजिस्टर कितना लेना है, R1। रजिस्टर का ड्यूल होता है 1/R, तो ये जो रजिस्टर था ये था B1 के इक्वल, तो यहां पर जो रजिस्टर लेंगे वो 1/B1 लेंगे। B1 है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, दिस इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। अगेन कैपेसिटर का ड्यूल होता है इंडक्टर, तो यहां पर लेंगे इंडक्टर L1, और कितने हेनरी का लेंगे, 1/K1, K1 इज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह से यहां पर मैश करंट था I1, इस लूप में करंट था I1। करंट का ड्यूल होता है वोल्टेज। अब यहां पर जो करंट था वो सीरीज में फ्लो कर रहा था, आप देख सकते हो ये जो कंपोनेंट है इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, यहां पर करंट सीरीज में फ्लो करता है। जैसे ड्यूल लेंगे तो करंट का ड्यूल होता है वोल्टेज, और जो वोल्टेज लेंगे अब वो पैरेलल में होगी। मतलब ये जो वोल्टेज है दिस इज नोडल वोल्टेज B1, करंट का ड्यूल होगा, इस I1 का ड्यूल होगा वोल्टेज। अगेन इस पॉइंट पे वोल्टेज है B1, अगेन इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो होगी B1। इसको देखो, ये जो कैपेसिटर है ये दो मैश के बीच में कॉमन है, दिस इज मैश 1, दिस इज मैश 2। अब जैसे ही ड्यूल करेंगे कैपेसिटर का ड्यूल होगा इंडक्टर। अब वो इंडक्टर कहां पर चला जाएगा, अब वो दो वोल्टेज के बीच में चला जाएगा। यहां पर मैश थी I1, यहां पर मैश थी यहां पर इस मैश में करंट था I1 और इस मैश में करंट था I2। जैसे कैपेसिटर का ड्यूल करेंगे यहां मिलेगा इंडक्टर L2, और L2 कितना लेना है, 1/K2 हेनरी का लेना है। यहां पर कैपेसिटर दो मैश के बीच में कॉमन था। अब ये जो इंडक्टर होगा वो दो वोल्टेज के बीच में चला जाएगा, और यहां पर वोल्टेज होगी B2।
ये B2 किसके कारण हुआ? ये जो I2 करंट है, मैश में I2 करंट है और I2 का ड्यूल होगा B2 वोल्टेज। तो एक तरह से आपने क्या याद रखना है, यहां पर जो कैपेसिटर की लोकेशन थी या अलाइनमेंट थी वो थी वर्टिकल। जैसे ड्यूल किया तो ड्यूल हमें मिलेगा इंडक्टर, वो दो नोड वोल्टेज जिसके बीच में सीरीज में चले जाएगी, दिस इज B1 दिस इज B2, और इस कैपेसिटर का जो ड्यूल इंडक्टर होगा अब वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में लगेगा। या मैं बोल सकता हूं यहां पर कैपेसिटर दो मैश के बीच में कॉमन था, जैसे ड्यूल किया अब ये इंडक्टर है, ये दो वोल्टेज के बीच में चला जाएगा। इसी तरह से L2 इसका ड्यूल होता है कैपेसिटर C2, और जो C2 मैं लूंगा वो कितना लूंगा? M2 फैरेड का लूंगा। या आप इस तरह से बोल सकते हो यहां पर कैपेसिटर और इंडक्टर थे पैरेलल में, अगर आप इन दोनों को देखो जैसे ड्यूल किया अब ये जो दोनों कंपोनेंट हैं वो सीरीज में चले गए हैं, यहां पर पैरेलल में थे यहां पर सीरीज में चले गए हैं। अब इन दोनों सर्किट को देखो, ये दोनों सेम है, और ये क्या था? ये फोर्स करंट एनालॉजी था। इन दोनों को देखो तो ये सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर फोर्स वोल्टेज सर्किट का मैं ड्यूल करता हूं तो मुझे मिलेगा फोर्स करंट सर्किट। इसी तरह से अगर इसका ड्यूल करता हूं, दिस इज फोर्स करंट एनालॉजी, अगर मैं इसका ड्यूल करूंगा तो मुझे मिलेगा फोर्स वोल्टेज। वो कैसे होगा? ये है करंट सोर्स, जैसे ड्यूल करूंगा वोल्टेज मिलेगा। ये तीनों है पैरेलल में, जैसे ड्यूल करेंगे ये सीरीज में चले जाएंगे। कैपेसिटर का ड्यूल होता है इंडक्टर, रजिस्टर का ड्यूल होता है 1/R1। तो एक तरह से यहां पर R1 था 1/B1, तो R1 क्या है? B1। इसी तरह से इस इंडक्टर का ड्यूल होगा कैपेसिटर। अगेन यहां पर ये जो इंडक्टर था टू नोडल वोल्टेज के बीच में प्रेजेंट था, जैसे ड्यूल करेंगे इंडक्टर का ड्यूल होगा कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर है दो मैश के बीच में कॉमन हो जाएगा, अब ये जो कैपेसिटर है इसका ड्यूल होगा इंडक्टर। या आप इस तरह से देख सकते हो यहां पर ये दोनों सीरीज में हैं, अब जैसे ड्यूल किया एक तरह से ये दोनों चले गए हैं पैरेलल में। अब यहां पर था B1 नोडल वोल्टेज थी, तो वोल्टेज का ड्यूल होगा I1, तो ये मैश करंट ले लिया है I1। यहाँ पर वोल्टेज थी पैरेलल में, तो ड्यूल मतलब सीरीज में, तो करंट ले लिया सीरीज में। अब इन कंपोनेंट में करंट सीरीज में फ्लो करेगा। इसी तरह से यहाँ पर नोडल वोल्टेज थी B2, तो इसका ड्यूल मतलब मैश 2 में हम करंट लेंगे I2, लूप करंट लेंगे I2। तो बच्चों अगर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का ड्यूल करता हूं तो फोर्स करंट एनालॉजी सर्किट मिलेगा, अगर फोर्स करंट एनालॉजी सर्किट का ड्यूल करता हूं तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी सर्किट मिलेगा। इस केस में R1 था B1 और यहां पर था R1 1/B1। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस टेबल को देखो तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट किसके इक्वल होता है? फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में ये रजिस्टर के इक्वल होता है, और फोर्स करंट एनालॉजी में 1/R के इक्वल होता है। एक में R दूसरे में 1/R। इसलिए फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट एनालॉजी में जो रजिस्टर होते हैं वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। जैसे R1 है B1 तो यहां पर R1 है 1/B1। अब एक और बात, ये जो फोर्स करंट का सर्किट होता है ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से नोडल नेटवर्क है, ये है मैश नेटवर्क। ये एक तरह से क्या है? नोडल नेटवर्क। इनिशियली जो हमने ये नोडल नेटवर्क बनाया था ये एक तरह से क्या था? मैकेनिकल सिस्टम को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट किया था। और ये जो FI है ये भी एक तरह का नोडल नेटवर्क है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो इसको देख के भी डायरेक्टली फोर्स करंट एनालॉजी का सर्किट मैं बना सकता हूं। वो कैसे होगा? ये जो मैकेनिकल सिस्टम का नोडल नेटवर्क है इसमें आपने कंपोनेंट की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, केवल कंपोनेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स करंट एनालॉगी सिस्टम में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे? जैसे फोर्स करंट एनालॉजी में करंट के इक्वल होती है, तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा करंट के साथ। इसी तरह से ये है K1, K क्या होता है? 1/L, तो यहां लगा दिया इंडक्टर। ये इंडक्टर क्या है? L1। आगे है मास मतलब कैपेसिटर, तो सेम पोजीशन रखी, मास के जगह पर मैं लगा दिया कैपेसिटर C1। अगेन आगे है फ्रिक्शन मतलब दिस वन, फोर्स करंट में 1/R, तो यहां पर लगा दिया रजिस्टर R1। दिस इज X2, ये X1 है, एक तरह से वोल्टेज होता है, तो मैं लिख दिया B1। ये नोड्स क्या होता है? वोल्टेज X1 X2। X1 और X2 के बीच में है K2, K मतलब L, तो इसके बीच में लगा है इंडक्टर क्या है? L2।
यहाँ पर है मास, मास मतलब फोर्स करंट एनालॉजी में कैपेसिटर, कैपेसिटर C2, और यहाँ पर पोटेंशियल X2 है तो यहाँ पर V2। बच्चों ये फोर्स करंट एनालॉजी का तो डायग्राम है जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था, आप देख सकते हो फोर्स करंट एनालॉजी का डायग्राम, सेम सर्किट मैंने यहाँ पर बना लिया। तो शॉर्टकट क्या है, जब हम मैकेनिकल सिस्टम को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली इस नोडल नेटवर्क से मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स करंट एनालॉजी बना सकता हूं। मुझे केवल इन कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू टेबल चेंज करना होता है, और इस टेबल को मैंने पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो शॉर्टकट क्या क्या सीखे, इससे मैं फोर्स करंट एनालॉजी बना सकता हूं। अगर मैं इसका ड्यू लेता हूं तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मिल जाएगा। अब एक और बात, अब इस केस में R1 की वैल्यू क्या लेंगे, यहां पर इनवर्स रिलेशन है तो R1 इज इक्वल टू 1/F1, यहां पर F1 लिया तो मैंने इसलिए लिखा। इसी तरह से C2 क्या था M, तो ये C2 क्या है M2, दिस इज C1 मतलब M1। अब इस इंडक्टर की वैल्यू कितनी लेनी है L1 की, 1/K1, आप देख सकते हो रिलेशन इनवर्स रिलेशन है 1/K1। इसी तरह से L2 मतलब इसकी वैल्यू कितनी लेनी है 1/K2। तो शॉर्टकट क्या है, इसके थ्रू मैं फोर्स करंट एनालॉजी का सर्किट बना सकता हूं, और अगर इसका मैं ड्यू ले लेता हूं तो क्या बनेगा, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का सर्किट। अब ये मुझे मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया है, इसको मुझे फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट एनालॉजी में कन्वर्ट करना है। तो देयर आर टू masses M1 and M2, this is a fixed surface, this is a fixed surface, this is a mass M1, this is mass M2। इस मास को लगाई है फोर्स, जैसे ही फोर्स लगाएंगे जो डिस्प्लेसमेंट हुई डेट इज x1। इसी तरह से इस मास में फोर्स लगाई है, इस मास की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो है x2। M1 और M2 के बीच में लगा है डैम्पिंग एलिमेंट F12, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये मास है, यहां पर लगाए हैं टायर, जैसे मास आगे को जाएगा तो इसके ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स होगी, वो फ्रिक्शन फोर्स बोला गया है नो फ्रिक्शन, मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस है वो है 0। तो पहले क्या करेंगे, इस मैकेनिकल सिस्टम को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। टोटल 2 डिस्प्लेसमेंट्स है x1 एंड x2, तो 2 नोड्स लेंगे x1 एंड x2, दीज आर प्रिंसिपल नोड्स। एक लेंगे कॉमन नोड जिसको बोला जाता है रेफरेंस नोड, इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड। पहले मास को कनेक्ट करेंगे, मास हमेशा प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट होता है। तो ये जो M1 है मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया M1, इट इज कनेक्टेड बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। इसी तरह से जो M2 है इट इज कनेक्टेड बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। अब पहले मास के लिए कंपोनेंट लगाते हैं, यहां पर लगाई है फोर्स, तो सिंपली फोर्स को एज ए करंट एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए फोर्स एज ए करंट एलिमेंट। अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, M1 के साथ कनेक्टेड है, तो सिंपली ये जो K1 है इसको मैं x1 और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करूंगा, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट K1। इन दो मासेस के बीच में डैम्पिंग एलिमेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, x1 और x2 के बीच में डैम्पिंग एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, दिस इज F12। अब ये जो K2 है दिस इज ए स्प्रिंग एलिमेंट कांस्टेंट, इज कनेक्टेड बिटवीन M2 एंड दिस फिक्स्ड सरफेस, तो दिस इज K2, दिस इज K1। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से करूंगा, पहले मैं शॉर्टकट से बताऊंगा। ये है मैकेनिकल सिस्टम, इस मैकेनिकल सिस्टम को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इस मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और दो तरह के इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट एनालॉजी। जो फोर्स करंट एनालॉजी होता है इट इज आल्सो ए नोडल नेटवर्क। तो सिंपली इस मैकेनिकल नोडल नेटवर्क की हेल्प से मैं डायरेक्टली फोर्स करंट एनालॉजी का डायग्राम बना सकता हूं। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने पहले बताया था, ये फोर्स है, तो मैकेनिकल सिस्टम की फोर्स को करंट से रिप्लेस करते हैं, तो डायरेक्टली आपने यहां लगा दिया करंट। अगेन दिस इज K1, K मतलब 1/L, तो यहां पर लगा दिया इंडक्टर, इंडक्टर L1। अगेन दिस इज मास M1, M1 मतलब C, कैपेसिटर C लगाना है,
कैपेसिटर C1, दो के बीच में डैम्पिंग एलिमेंट है F। ये जो B होता है ये डैम्पिंग एलिमेंट होता है, मतलब 1/R, मतलब रजिस्टर लगाया, रजिस्टर R12। इसी तरह से ये M2 मतलब कैपेसिटर C2। अगेन दिस इज K2, K2 मतलब इंडक्टर लगाया L2। अब ये X1 था, ये वोल्टेजेस होता है, तो दिस इज B1, दिस इज B1, दिस इज B1 एंड दिस इज B2। अब ये नेटवर्क कौन सा है? फोर्स करंट एनालॉजी। इस केस में जो R12 क्या होता है, आप रिलेशन देखो 1/R B। तो एक तरह से ये जो R12 है दिस इज 1 दिस F12। इसी तरह से ये L2 कहां से मिला था? K से। तो L2 क्या है यहाँ पर? 1/K2, K2 मतलब दिस वन। इसी तरह से ये जो L1 है दिस इज 1/K1, और ये जो C1 है ये क्या है? मास M1, और ये जो C2 है दिस इज मास M2। अब ये जो सर्किट है दिस इज फोर्स करंट एनालॉजी सर्किट। सेम अगर मैं इसका ड्यूल कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स वोल्टेज एनालॉजी सर्किट। अब जैसे करंट का ड्यूल करेंगे तो मिलेगा वोल्टेज सोर्स, मतलब एक तरह से लगी बैटरी। अगेन यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर थे पैरेलल में, जैसे ड्यूल करेंगे ये दोनों चले जाएंगे सीरीज में। इंडक्टर का ड्यूल होता है कैपेसिटर, तो यहाँ पर मिलेगा C1। और C1 कितने फैरेड का लेना है? 1/K1। K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब 1/K1 की जो वैल्यू मिलेगी उतने फैरेड का मुझे कैपेसिटर लेना है। इसी तरह से इस कैपेसिटर का ड्यूल होगा इंडक्टर, और ये L1 है, ये मुझे M1 हेनरी का लेना है। अगेन यहां पर नोडल वोल्टेज थी B1, वोल्टेज का ड्यूल होता है करंट, और ये दोनों नोडल वोल्टेज थी पैरेलल में। इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज थी B1, इसी तरह से ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल में था, वोल्टेज थी B1। अब वोल्टेज का ड्यूल होता है करंट, वो करंट क्या होगा? मैश करंट I1, मतलब लूप करंट I1। जो नोडल वोल्टेज है इसका ड्यूल होगा I1 करंट, और ये करंट हमने लूप में लिया है। यहाँ ये पैरेलल में था और यहाँ पर ये सीरीज में ले लिया है। कैपेसिटर इंडक्टर यहाँ पर आप देखो सीरीज में लगे हुए हैं। इसी तरह से ये जो रजिस्टर है टू नोडल वोल्टेज के बीच में प्रेजेंट है। जैसे ड्यूल करेंगे अब ये रजिस्टर टू मैश के बीच में कॉमन हो जाएगा, तो ये ले लिया रजिस्टर R12। रजिस्टर का ड्यूल होता है 1/R, तो ये रजिस्टर है 1/F12 ओम। अब ये रजिस्टर लेंगे F12 ओम का। तो एक तरह से बच्चों ये रजिस्टर इन दो वोल्टेज के बीच में प्रेजेंट था, जैसे ड्यूल किया अब ये रजिस्टर टू मैश के बीच में चला जाएगा। फर्स्ट मैश में करंट I1 है और दूसरी मैश में जो करंट है वो है I2। अब ये रजिस्टर दो मैश के बीच में चला गया है। यहाँ इसकी अलाइनमेंट एक तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, अब यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो गई है। इसी तरह से ये कैपेसिटर इंडक्टर है पैरेलल में, जैसे इनका ड्यूल करूंगा तो सीरीज में चले जाएंगे। कैपेसिटर का ड्यूल होता है इंडक्टर, तो यहाँ पर ले लिया मैंने इंडक्टर L2। C2 का ड्यूल होगा इंडक्टर, इंडक्टर लेना है M2 हेनरी। इसी तरह से ये जो इंडक्टर है इसका ड्यूल होगा कैपेसिटर, और C2 लेना है 1/K2 फैरेड का। और यहाँ पर नोड वोल्टेज थी B2, आप देख सकते हो नोड वोल्टेज थी B2, तो इसका ड्यूल होगा मैश करंट I2। तो इस मैश में जो करंट है वो है I2। अब ये जो सर्किट है ये है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का। अगर मैं इसका ड्यूल करता हूं तो अगेन मुझे फोर्स करंट एनालॉजी का सर्किट मिलेगा। ड्यूल कैसे होगा? वोल्टेज का ड्यूल होता है करंट, ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों चले गए पैरेलल में। करंट कैपेसिटर का ड्यूल इंडक्टर, इंडक्टर का ड्यूल कैपेसिटर। अब ये जो रजिस्टर है दो मैश के बीच में कॉमन है, अब ये रजिस्टर दो नोडल वोल्टेज के बीच में चला जाएगा। ये दोनों सीरीज में है, अब ये पैरेलल में चले जाएंगे। इंडक्टर का ड्यूल कैपेसिटर, कैपेसिटर का ड्यूल इंडक्टर। अब ये जो करंट I1 और I2 है इसका ड्यूल क्या होगा? वोल्टेज B1 एंड वोल्टेज B2। तो सिंपली अगर मैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का ड्यूल करता हूं तो फोर्स करंट एनालॉजी मिलेगा, अगर मैं फोर्स करंट एनालॉजी का ड्यूल करता हूं तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मिलेगा। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, वो तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था। अब मैं नोड X1 पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा एट नोड X1। नोड X1 में कैसे लिखेंगे? ये फोर्स होगा, इसके लिए होगा M1 d स्क्वायर
x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस k1 है तो k1 इंटू x1 प्लस अब ये डैम्पिंग एलिमेंट है तो कैसे लिखेंगे F12 डी वाई डी टी x1 माइनस x2। ये नोडल नेटवर्क है, एक तरह से ये करंट किसके इक्वल है, जो करंट इन ब्रांचेज में फ्लो होता है। ये नोडल नेटवर्क है, एक तरह से ये है करंट, ये करंट किसके इक्वल होगा, जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, जो यहाँ पर फ्लो करेगा और जो यहाँ पर फ्लो करेगा। इसी तरह से एट नोड x2, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, कोई करंट नहीं है, जीरो, इसके लिए लिखेंगे m2 डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसके लिए लिखेंगे F12 डी वाई डी टी। अब हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k2 इंटू x2। अब इस मैकेनिकल सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम करेंगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, तो इन इक्वेशंस को हम फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, फोर्स किस में चेंज हो जाता है, वोल्टेज में। आप देख सकते हो मैं मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम को फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कन्वर्ट करूंगा, तो फोर्स किससे चेंज होगा, वोल्टेज से। तो दिस इज बी, m1 मास मतलब l, तो दिस इज L1 डी स्क्वायर, x1 के प्लेस में आएगा q, q1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस F12, F12 क्या है, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट R आएगा, तो यहाँ पर आएगा R12 डी वाई डी टी, x1 माइनस x2, इसके प्लेस में आएगा q1 माइनस q2 प्लस k1 स्प्रिंग कांस्टेंट 1 बाई सी, दैट इज 1 बाई c1, तो x1 के प्लेस में आएगा q1। इसको चेंज करते हैं, m2 मतलब L2, दिस इज डी स्क्वायर q2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस F12, F12 क्या होता है B, तो R है, तो प्लस R12 डी वाई डी टी Q2 माइनस Q1। आगे है K2, K2 मतलब 1 बाई सी, 1 बाई C2, X2, X2 मतलब Q2। डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। अब मुझे पता है dq अपॉन dt होता है करंट, तो सेम यहां से चार्ज अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो करंट की होगी इंटीग्रेशन, तो सेम इसको मॉडिफाई कर देते हैं b L1 डी स्क्वायर q है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा di1 अपॉन dt, dq अपॉन dt होता है करंट प्लस R12। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर है dy dt, q को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, थ्रू इंटीग्रेशन i dt। अगर इन क्यूज को मैं आई की टर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो साथ में आएगी इंटीग्रेशन, यहाँ डिफरेंशिएशन है, यहाँ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, I1 माइनस I2 प्लस 1 बाई C1, Q को मैं लिखूंगा I dt। आगे है जीरो, अगेन L2 डी स्क्वायर Q अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब di2 अपॉन dt। I2 क्यों लिखा, यहाँ Q2 है, दिस इज R12। अगेन यहां भी Q2 माइनस Q1, अगर Q को I की टर्म में लिखते हैं तो I dt आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे I2 माइनस I1 प्लस 1 बाई C2, Q2 की इंटीग्रेशन कर देंगे तो I dt। अब सर्किट डिजाइन करेंगे, ये क्या है KVL, वोल्टेज किसके इक्वल है, जो ड्रॉप यहाँ पर होगा, जो ड्रॉप यहाँ पर होगा, जो ड्रॉप यहाँ पर होगा। इसी तरह से ये 0 वोल्ट, ये किसके इक्वल है, जो ड्रॉप यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होगा। पहले इसके लिए लिखेंगे वोल्टेज, तो बच्चों आपने लगा लेनी है वोल्टेज, प्लस माइनस मैंने लगा दिया। ये बताएगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो लगा दिया L1। I1 है तो एक मैश बनेगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया I1। आगे है कैपेसिटर, इसको देखो पहले, लगा दिया कैपेसिटर C1। ये बताएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब इसका क्या मतलब है, R12 I1 माइनस I2, इसका मतलब है रजिस्टर यहां पर लगा होगा, ये I1 है तो यहां पर होगा I2 एंड दिस इज R12।
इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। अब इस इक्वेशन के थ्रू दूसरी मैश बना लेनी है। L2 di2/dt मतलब यहाँ पर होगा इंडक्टर, और ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ लगा लिया कैपेसिटर C2। अगेन आगे ये है, ये इसको बताएगा इस तरह से। जब मैं इस मैश में कैलकुलेशन करूंगा तो उस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, R इंटू आई। आई कौन सा लेना है, अब रेफरेंस इसको लिया है तो I1 इस तरह से है, I2 इसके ऑपोजिट है तो I1 माइनस I2। और जब इस मैश में केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस करंट को रेफरेंस लेके चलना है। करंट यहाँ पर एंटर करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये रजिस्टर पॉजिटिव नेगेटिव। जब इस करंट को रेफरेंस लिया, ये करंट इस तरह से, I1 इसके ऑपोजिट आ रहा है, अब हो जाएगा I2 माइनस I1, तो सिंपली I2 माइनस I1। अब ये है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब इस केस में ये R12 की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप रिलेशन देख सकते हो, एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है, तो मतलब R12 क्या होगा, F12। इसी तरह से L1 क्या है, ये है मास, आप देख सकते हो L मास, तो L1 क्या है, मास। अगेन ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का रिलेशन देखो बच्चों, यहाँ K 1/C, तो कैपेसिटर क्या है, C इज इक्वल टू 1/K1। तो ये कैपेसिटर कितना लेना है, C2, जो ये K2 है, मतलब C2 की वैल्यू लेंगे 1/K2, और ये जो C1 है ये कितना लेंगे, 1/K1। अब मैं इन मैकेनिकल सिस्टम्स की डिफरेंशियल इक्वेशन को फोर्स करंट एनालॉजी सर्किट में कन्वर्ट करूंगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक तो मैंने शॉर्टकट बताया था, आप डायरेक्टली इसका ड्यूल ले लो, जो सर्किट मिलेगा वो फोर्स करंट एनालॉजी का मिलेगा। अब इसको डिटेल में करते हैं। फोर्स किस में चेंज हो जाएगा, ये है मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। फोर्स करंट में जाना है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो फोर्स से चेंज हो जाएगा करंट में, तो एफ के प्लेस में आ जाएगा करंट। ये जो बी है ये है वोल्टेज, ये जो बी है कैपिटल बी ये है वेलोसिटी, और ये जो बी है इट इज आल्सो वोल्टेज। अब आई क्या होगा, m1, मास चेंज हो जाता है c में, तो c1 डी स्केयर, x1 चेंज हो जाएगा फाई, डी स्केयर फाई अपॉन डी टी स्केयर, प्लस F12 मतलब एक तरह से डैम्पिंग कोफिशिएंट, ये चला जाएगा 1/r, तो 1/r12 डी वाई डी टी, x1 माइनस x2 मतलब φ1 माइनस φ2, प्लस k1 1/L1 x1 मतलब φ1। इसी तरह से इस पे लगाते हैं 0, m2 c2 डी स्केयर φ2 ये φ1 है, डी टी स्केयर, प्लस F12 है तो ये हो जाएगा R12 चेंज डी वाई डी टी, दिस इज x2 माइनस x1 मतलब φ2 माइनस φ1, प्लस k मतलब 1/L, तो 1/L2, x2 है तो φ2। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रेडे लॉ, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होता है, एक तरह की वोल्टेज। और अगर इसमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वोल्टेज की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, आई C1 डी स्केयर फाई अपॉन डी टी स्केयर है, तो ये बनेगा डी वी अपॉन डी टी, बिकॉज डी फाई अपॉन डी टी होता है बी, प्लस 1/R12, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई डी टी है φ1 माइनस φ2, तो सिंपली b1 माइनस b2 हो जाएगा 1/L1, φ1 है, φ1 मतलब सिंपली बी डी टी इंटीग्रेशन कर देंगे 0, इसको पुट करते हैं C2, तो डी स्केयर φ2 अपॉन डी टी स्केयर है, तो ये बनेगा डी वी टू, ये डी बी वन है, डी वी टू अपॉन डी टी, प्लस R12, अगेन यहाँ पर है डी वाई डी टी φ2 माइनस φ1, तो ये क्या हो जाएगा b2 माइनस b1। ऐसा क्यों बनेगा, डी φ2 अपॉन डी टी होता है b2, इसी तरह से माइनस डी φ1 अपॉन डी टी ये होगा b1, बिकॉज डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, वोल्टेज, प्लस 1/L2, φ2 है तो कैसे लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन हो b2 dt। अब ये इक्वेशंस आ गई हैं, इसके थ्रू मैं सर्किट बना सकता हूं, दिस इज करंट सोर्स, नोडल नेटवर्क बनेगा, दिस इज करंट सोर्स,
अगेन ये क्या बताएगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, तो कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया C1 और यहाँ पर वोल्टेज है B1। अगेन 1/L इंटीग्रेशन ऑफ B dt, ये बताएगा जो इंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो करेगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होती है B इज इक्वल टू L di अपॉन dt। अगर मैं यहाँ से करंट निकालता हूँ तो क्या बनेगा, 1/L और इस वोल्टेज की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो यही है, तो सिंपली पैरेलल में लगा होगा इंडक्टर L1, B1, तो यहाँ भी पोटेंशियल B1, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट अटैच नहीं है। आगे लिखा है R12 B1 माइनस B2, इसका मतलब है यहाँ पर होगा रजिस्टर R12 और यहाँ पर पोटेंशियल होगा B2। ये इक्वेशन क्या बताती है, ये करंट किसके इक्वल होगा, जो करंट IC कैपेसिटर में फ्लो हुआ, जो इंडक्टर में फ्लो हुआ और जो इस रजिस्टर में फ्लो हुआ IC IR। इसी तरह से सर्किट कंप्लीट करते हैं, 0 C2 dV2 अपॉन dt, तो यहाँ क्या लगा होगा, कैपेसिटर। ये क्या बताएगा, ये बताएगा जो करंट कैपेसिटर में फ्लो होगा IC। यहाँ पर 1/L2 B2 dt, मतलब एक पैरेलल में यहाँ इंडक्टर भी लगा होगा L2, दिस इज IL। सेम, अब ये क्या बताएगा, जब मैं इस नोड के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो इसको मैं हायर पोटेंशियल पे ज्यूम करूंगा, तो ये करंट जो इस रजिस्टर में फ्लो होगा, जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हायर पोटेंशियल ज्यूम करेंगे, इसको लोअर पोटेंशियल लेते हैं। तो इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा उसका एक्सप्रेशन ये होगा, B क्या होता है RI, तो करंट क्या होगा B अपॉन R। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, जब ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा B2 माइनस B1 अपॉन ये R अपॉन ये जो R12 है, तो सिंपली ये R12। अब ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। एक तरह से ये फोर्स करंट एनालॉजी है फॉर गिवन मैकेनिकल सिस्टम। अब ये R12 क्या होता है, अब रिलेशन देखो यहाँ पर B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो R12 क्या होता है, एक तरह से R12 कहाँ से कैलकुलेट किया था हमने, इस F12 से, तो R12 क्या होगा 1 अपॉन F12। इसी तरह से ये जो M1 है C1 है, ये M मतलब C है, तो एक तरह से C1 की वैल्यू क्या लेनी है, जो मास है, अगर मास है 5 kg तो कैपेसिटर लेना है 5 फैरेड का। एक तरह से अगर मैं इस मैकेनिकल सिस्टम को सोल्व करता हूं, यहां पर है डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम मैकेनिकल सिस्टम को अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूं, यहां पर ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, आप चेक कर सकते हो। और साथ में ये जो कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है लाइक C1 M1, ये जितने भी कंपोनेंट है इनको हमने मैच कर लिया थ्रू दिस टेबल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अब जो सोल्यूशन होंगे वो सोल्यूशन किसके इक्वल होंगे, अगर मैं सर्किट को मैकेनिकल सर्किट के थ्रू सोल्व करता। ये मुझे मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया गया है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में। देयर आर टू मासेस M1 एंड M2, दिस इज स्प्रिंग एलिमेंट K1। अब ये जो K1 है इट इज कनेक्टेड बिटवीन दिस फिक्स्ड सरफेस एंड दिस मास M1। इसी तरह से K2 M2 और इस सरफेस के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर फोर्स इस M1 में लगाई गई है, तो जैसे फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई x1, अगेन M2 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x2। इस केस में M1 और M2 के बीच में स्प्रिंग एलिमेंट और डैम्पिंग एलिमेंट कनेक्टेड है। तो पहला क्या होगा, मुझे इस नेटवर्क को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, मुझे देखनी है कितनी डिस्प्लेसमेंट, तो 2 मुझे प्रिंसिपल नोड्स लेने हैं, तो दिस इज x1, दिस इज x2। अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, जैसे दो मास हैं, यहाँ दो मास के बीच में दो एलिमेंट है K1 एंड डैम्पिंग एलिमेंट, यहाँ दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर दो मास के बीच में दो एलिमेंट है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आपको बीच में डमी नोड लेना पड़ेगा। तो इस केस में एक डमी नोड लेना पड़ता है x, ये क्या है, एक डमी नोड। अब ये डमी नोड लिया क्यों, एक तरह से इस मैकेनिकल सिस्टम को हम नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। नोडल नेटवर्क में ये नोड्स क्या होते हैं, वोल्टेजेस होता है। जैसे ये वोल्टेजेस है x2, ये x1 है वोल्टेजेस, डिस्प्लेसमेंट को हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैंने इसको ले लिया B वोल्ट, इसको ले लिया B1 वोल्ट, नोड्स क्या होता है, वोल्टेजेस।
अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल में, तो करंट फ्लो करेगा इस तरह से। तो यहाँ पर लगा है एलिमेंट, डैम्पिंग एलिमेंट। इस डैम्पिंग एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल मिलेगा वो इस B2 के इक्वल नहीं होगा, और इस स्प्रिंग के अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो ये B1 के इक्वल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में एक बीच में और नोड एज्यूम कर लेते हैं x, दिस इज डमी नोड। या आप इस तरह से याद रखो, जब दो मास के बीच में एक से ज्यादा एलिमेंट सीरीज में है तो बीच में आपको डमी नोड लेना पड़ता है। अगेन एक लेना पड़ता है हमें कॉमन नोड, दैट इज रेफरेंस नोड, इसको ले लिया दिस वन। कनेक्शन लगा लेते हैं, पहले मास लगाते हैं। अब इस केस में ये B1 और B2 भी है, जैसे फोर्स लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये ब्लॉक है इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। जैसे ही आगे जाएगा, यहाँ टायर लगे हैं तो इन टायर के ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, तो B1 बताया गया है, B1 फ्रिक्शन। इसी तरह से आगे जाएगा तो इनके टायर में जो फ्रिक्शन है वो है B2। अब कनेक्शन लगाते हैं। मास को हमेशा प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल रूल। इसी तरह से x2 है तो मास डिस्प्लेसमेंट x2 के साथ एसोसिएटेड है, तो यहां पर लिख दिया m2। अगेन ये k1 है, k1 किसके साथ कनेक्टेड है? ओनली विद m1, मतलब यहां पर k1 रिप्रेजेंट करेंगे बिटवीन प्रिंसिपल एंड रेफरेंस नोड। इसी तरह से ये फ्रिक्शन m1 ब्लॉक के लिए, ये जो फ्रिक्शन है केवल m1 ब्लॉक के लिए है, तो इस फ्रिक्शन को सिंपली हम प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? एक तरह का डैम्पिंग एलिमेंट, पहले बताया हुआ है। बी और एफ सेम ही है, तो इसको मैं लिख दिया B1, दिस इज B1। फोर्स कहाँ लगी है? M1 मास के साथ लगी है, तो यहां पर लगा लेंगे फोर्स को एज ए करंट एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज x1 नोड। अब x1 और इस डमी नोड के बीच में K12 कनेक्टेड है, तो इस तरह से K12 कनेक्टेड कर देना है बिटवीन x एंड दिस डमी नोड। इसी तरह से M2 और डमी नोड के बीच में F12 कनेक्टेड है, मतलब डैम्पिंग एलिमेंट कनेक्टेड है, तो सिंपली x और x2 के बीच में डैम्पिंग एलिमेंट कनेक्टेड है। मास हमेशा प्रिंसिपल नोड्स और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट होते हैं, और ये जो डैम्पिंग एलिमेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट हैं, इनको आइदर मैं प्रिंसिपल नोड्स के बीच में कनेक्ट कर सकता हूं या फिर प्रिंसिपल नोड्स या रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट कर सकता हूं। वो डिपेंड करता है कि मैकेनिकल सिस्टम में इनकी पोजीशन क्या है। इसी तरह से K2 M2 के साथ कनेक्टेड है, तो K2 को नोड X2 और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करेंगे, दिस इज K2। अगेन इस ब्लॉक के लिए B2 है, तो यहां मैंने कनेक्ट कर दिया दिस B2, दिस इज डैम्पिंग एलिमेंट। तो दिस इज ए नोडल नेटवर्क फॉर दिस मैकेनिकल सिस्टम। अब मुझे इस सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करना है, और मुझे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी पूछा गया है, पर आपको पता है इसके थ्रू मैं फोर्स करंट एनालॉजी का सर्किट भी बना सकता हूं, मैं आपको सिखा चुका हूं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, पहले नोड x1 पे लिखेंगे, ये फोर्स है तो किसके इक्वल है? m1 d स्क्वायर x1 dt स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग एलिमेंट है K1 इंटू x1। ये नोड x1 है तो ये भी x1 x1 x1, और ये सारा का सारा है कॉमन नोड, दैट इज ग्राउंड, प्लस B1 dy dt होता है और साथ में आएगा x1। जब इसके लिए लिखेंगे K12 के लिए, तो कैसे लिखेंगे? K12 इंटू x1 माइनस x, एट डमी नोड, एट डमी नोड डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। अब डमी नोड में क्या है? जीरो, फोर्स तो नहीं है, फोर्स तो M1 के साथ कनेक्टेड थी, तो कैसे लिखेंगे? K12 x माइनस x1 आ जाएगा। ये एक तरह का वोल्टेज होता है, और नोडल नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एनालिसिस कैसे करते हैं, इसको हायर पोटेंशियल पे जूम करते हैं, इसको लोअर पे। अब जब इसके लिए करेंगे, इसको हायर पे, इसको लोअर पे करेंगे। अब ये जो डैम्पिंग एलिमेंट है ये क्या था बच्चों? 12 दिया हुआ था मैं, तो प्लस F12 dy dt, अब क्या हो जाएगा? x माइनस x2।
अब x2 इस नोड पे कैलकुलेशन करेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0, एक तो ये सिंपल है m2 डी स्क्र x2 अपॉन डी टी स्क्र प्लस k2 x2 प्लस ये जो डैम्पिंग एलिमेंट है b2 डी वाई डी टी x2 प्लस x2 और ये है डमी नोड, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, f12 डी वाई डी टी x2 माइनस x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, दिस इज एट डमी नोड, मैं इसको लिख रहा हूं डमी नोड, एंड दिस इज एट नोड x1 एंड दिस इज एट नोड x2। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इस मैकेनिकल सिस्टम को अब मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, और हमें पूछा गया है कि हमें कन्वर्ट करना है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में। अब आपको पता है कि इक्वेशनों को फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय यूजिंग दिस टेबल। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली इस इक्वेशन के लिए फोर्स वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, और ये जो हमने डमी नोड पे कैलकुलेट किया था, तो फोर्स वोल्टेज में इक्वेशन ये होगी। इसी तरह से एट नोड x2 जो कैलकुलेशन की थी वो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में इक्वेशन ये होगी। यहां पर देखो, अब यहां पर 2 नोड्स है x1 और x2, तो करंट इस तरह से आ रहे हैं I1 I1 I2 I2। अब ये जो I आ रहा है, सिंपली ये I क्यों आ रहा है, जो हमने डमी नोड लिया था x, उसके कारण ये I आया है, ये जो I है, ये जो I है। अब सर्किट डिजाइन करते हैं बच्चों, B तो वोल्टेज सोर्स लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, एल डी आई डी टी, ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो यहां पर लगा दिया इंडक्टर। अगेन R1 I1 रजिस्टर लगा है R1, आगे है 1/C1 I1 dt, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, दिस इज C1। अब आगे देखो 1/C12, एक तो कैपेसिटर लगा है पर यहां पर लिखा I1 माइनस I। अब ये I किसके कारण आया था, डमी, तो कनेक्शन कैसे लगेगा, एक तो मुझे पता है ये जो C है ये कॉमन मैश होगी, तो इस तरह से मैंने बना दिया C12, पर साथ में आ रहा है माइनस I। अब इस मैश में करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी I1, अब यहां पर माइनस I, तो बच्चों मतलब ये एक और मैश बनी है, इसमें करंट की डायरेक्शन होगी I। डमी नोड पे देखते हैं क्या था, 1/C12 डेट इज दिस वन प्लस R12 I माइनस I2, इसका मतलब है यहां पर लगा है रजिस्टर R12। अब यहां पर I माइनस I2 मतलब अगली जो मैश है दिस इज I2, और ये जो अंदर डमी मैंने मैश बनाई है उसमें मैंने करंट की डायरेक्शन ली है इस तरह से, इस तरह से करंट को रेफरेंस लिया है। तो जब यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, I माइनस I1, यहां पर देखो I1 इसके ऑपोजिट आ रहा है। अब सेम करंट जब इस डायरेक्शन में इस रजिस्टर में एंटर करेगा तो ड्रॉप कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, I2 आ रहा है ऑपोजिट, तो क्या होगा I माइनस I2, तो देखो I माइनस I2। ये जो केवीएल इक्वेशन लगी है वो इस मैश के अंदर लगी है, और ये जो केवीएल इक्वेशन है वो इस मैश के अंदर लगी है, दिस इज केवीएल, इस तरह से। तो आगे चलो, तो दिस इज मैश 1, दिस इज मैश 2। अब तीसरी मैश I2 DI अपॉन DT, मतलब यहां पर क्या होगा, ये था L2 क्यों था, ये था M2, M किस में चेंज होता है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में L, तो ये था L2। तो ये क्या बताएगा, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहां लगा दिया इंडक्टर L2। आगे R2 I2, मतलब जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा R2। आगे है 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ I2, मतलब यहां पर लगा होगा कैपेसिटर C2। आगे R12 I2 माइनस I1, वो इस तरह से होगा, वो इसके लिए। जब मैं इस मैश के लिए केवीएल लिखता हूं तो R12 के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो R12 इनटू, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से I2, पर ये जो डमी करंट है I, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, I2 के ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों होगी, I2 इस तरह से एंटर किया, ये करंट इस तरह से आएगा ऊपर से, तो ऑपोजिट, तो मतलब I2 माइनस I, ये तभी लिखा है।
तो दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सिंपली दिस इज फोर्स वोल्टेज एनालॉजी फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिकल सिस्टम। अगर मैं इसका ड्यूल करता हूं तो जो सर्किट मिलेगा वो होगा फोर्स करंट एनालॉजी। इसका ड्यूल ले लेते हैं, वोल्टेज का ड्यूल होता है करंट, तो दिस इज करंट सोर्स। अगेन यहां पर ये तीन कंपोनेंट सीरीज में लगे हैं, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। जैसे ड्यूल करूंगा ये तीनों कंपोनेंट पैरेलल में लग जाएंगे। इंडक्टर का ड्यूल होता है कैपेसिटर, तो दिस इज C1। रजिस्टर का ड्यूल होता है 1/R, तो एक तरह से इसको मैं लिखता हूं R1। इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये रजिस्टर कितना सेलेक्ट करना है, ये जो हमें रजिस्टर है ये हम सेलेक्ट करेंगे 1/R1। जो R1 की वैल्यू होगी उसका इन्वर्स ले लेंगे, और जो इन्वर्स में वैल्यू आएगी उतना रजिस्टर हमने यहां पर लेना है। इसी तरह से ये जो कैपेसिटर है इसका ड्यूल होगा इंडक्टर L1। अगेन इस मैश में करंट था I1। फोर्स करंट एनालॉजी में करंट को वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस नोड में जो वोल्टेज है वो है V1, यहां पर V1, यहां पर V1। अब इसको देखो, दो मैश के बीच में ये जो असेंबली है, ये असेंबली क्यों आई थी? ड्यू टू डमी नोड। अब यहां पर जो असेंबली की अलाइनमेंट है वो है वर्टिकल, और ये दो मैश के बीच में प्रेजेंट है, और ये जो दो कंपोनेंट हैं ये है पैरेलल में। जैसे ही हम ड्यूल करेंगे ये जो असेंबली है वो दो वोल्टेज के बीच में आ जाएगी। तो यहां पर B1 था, यहां पर B1 था, यहां पर B1 था। तो जैसे ड्यूल करेंगे अब ये जो असेंबली है दो वोल्टेज के बीच में चली जाएगी, दिस इज B2। अगेन यहां पर इस असेंबली में दोनों कंपोनेंट पैरेलल में लगे हैं, तो जैसे ड्यूल करेंगे ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में चले जाएंगे। तो ये कैपेसिटर C2 है, तो इसका ड्यूल होगा इंडक्टर L2, और ये जो रजिस्टर है इसका ड्यूल होगा 1/R। तो एक तरह से दिस इज रजिस्टर R12, और ये R12 कितना लेना है? 1/R12, डेट इज R12 था यहां पर F12, तो ये होगा 1/F12। अब ये असेंबली दो मैश के बीच में प्रेजेंट थी, जैसे ड्यूल किया ये दो असेंबली दो वोल्टेज के बीच में चली जाएगी, B1 एंड B2। यहां पर कंपोनेंट पैरेलल में थे, यहां पे सीरीज में हो जाएंगे। अब पहले कौन सा लेना है? यहां पर लगा है कैपेसिटर। ये जो मैश बन है, मैश बन में कैपेसिटर पहले आता है, तो कैपेसिटर का ड्यूल होता है इंडक्टर, तो इसलिए यहां पर रखा है इंडक्टर, और आगे है रजिस्टर। अगेन बच्चों अब यहां पर ये तीनों कंपोनेंट हैं सीरीज में, जैसे ड्यूल करेंगे तीनों चले जाएंगे पैरेलल में। तो सिंपली इंडक्टर का ड्यूल होगा कैपेसिटर C2, इस कैपेसिटर का ड्यूल होगा इंडक्टर L2। अब ये जो रजिस्टर है इसका ड्यूल होगा 1/R। मतलब ये रजिस्टर कितना लेना है, ये जो R2 है ये रजिस्टर कितना लेना है? 1/R2। 1/R2 जो हमें मिलेगा वो रजिस्टर हमने यहां पर लेना है। तो सिंपली यहां पर मैच करंट था I2, तो करंट का ड्यूल होता है वोल्टेज। यहां पर करंट एक तरह से सीरीज में था, देख सकते हो। तो अब करंट का ड्यूल होगा वोल्टेज में, और वो वोल्टेज चली जाएगी पैरेलल में, तो दिस इज B2। तो ये होगा B2, ये होगा B2, इस नोड में वोल्टेज होगी B2। तो दिस इज अ फोर्स करंट एनालॉजी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमें मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया गया है। दिस इज M1 एंड दिस इज M2। एक तरह से जो M1 मास है वो M2 के अंदर है। M1 को फोर्स लगाई, M1 को लगाई फोर्स, पर M1 को डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाई, बीच में स्प्रिंग लगा है। जैसे ही फोर्स लगाई तो M1 की डिस्प्लेसमेंट हुई x1। फोर्स लगाई M1 में तो डिस्प्लेसमेंट हुई x1, पर साथ में M2 की भी डिस्प्लेसमेंट हुई। इसका मतलब है ये M1 और M2 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। M1 में फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट हुई, M1 में फोर्स लगाई, x1 डिस्प्लेसमेंट, M1 में फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई तो x1 डिस्प्लेसमेंट हुई, पर साथ में मास M2 की भी x2 डिस्प्लेसमेंट हुई। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब M1 के पीछे लगाई है फ्रिक्शन B1। अब M1 और M2 आपस में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन B1 लगी है। ये जो फ्रिक्शन है, या मतलब ये जो डैम्पिंग एलिमेंट है, ये M1 और M2 के बीच में कनेक्टेड है। इसी तरह से जो M2 मास है जैसे ही आगे जाएगा तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर फ्रिक्शन लग रही है B2। ये जो फ्रिक्शन है ये केवल M2 के साथ कनेक्टेड है। अब इसका पहले नोडल डायग्राम बनाएंगे। नोडल डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब इस मैकेनिकल सिस्टम को
हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सिंपली हमें फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट एनालॉजी यूज करनी है। पहले मैं बनाऊंगा इस मैकेनिकल सिस्टम के लिए नोडल नेटवर्क। बच्चों कितनी डिस्प्लेसमेंट्स हैं? 2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं। पहले बनाएंगे नोडल नेटवर्क। पहले इस मैकेनिकल सिस्टम के लिए नोडल नेटवर्क बनाएंगे। कितनी डिस्प्लेसमेंट है? 2 डिस्प्लेसमेंट्स है, x1 और x2। तो कितने नोड्स लेंगे? 2, और साथ में डमी नोड भी लेंगे। डमी नोड क्यों लेंगे? जो फोर्स है M1 में अप्लाई की है, पर बीच में है स्प्रिंग, तो इसलिए यहां पर लेंगे डमी नोड x2 x1 और साथ में ये डमी। डमी को x1 के बाद में रखना है। x को x1 के बाद में क्यों रखना है? जो फोर्स है M1 ब्लॉक को लगाई है, तो इसीलिए x1 और यहां पर लिखा x, और यहां पर ले लेंगे रेफरेंस नोड, कॉमन रेफरेंस नोड। पहले मास कनेक्ट करेंगे। मास हमेशा प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट होता है। पहले M2, तो डायरेक्टली मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया M2। ये है रेफरेंस नोड। दिस इज M1। M1 किसके साथ कनेक्टेड होगा? दिस वन। M2 के साथ देखते हैं तो ये स्प्रिंग भी लगा है, तो यहां पर लगा दिया स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K2। इसी तरह से जैसे M2 ब्लॉक आगे जाएगा, इसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगी B2, तो यहां मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया B2। दिस इज डैम्पिंग एलिमेंट। अब जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा तो M2 ब्लॉक भी आगे जा रहा है। M1 के पीछे है फ्रिक्शन, एक तरह से डैम्पिंग। तो ये जो फ्रिक्शन है वो M1 और M2 के बीच में कनेक्टेड है। तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो डैम्पिंग एलिमेंट है ये x2 और x1 के बीच में कनेक्टेड है। x1 और डमी नोड, इसके बीच में लगा है स्प्रिंग, जिस और स्प्रिंग है K1, स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। फोर्स कहां पर अप्लाई की गई है? अब इसे डमी नोड में फोर्स अप्लाई करनी है, तो फोर्स को एज ए करंट सोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ए नोडल डायग्राम। अब मैं पहले एट ए डमी नोड x पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा। तो सिंपली ये फोर्स इज इक्वल टू, x पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? K1 लगा है, x माइनस x1। इसको मैं लिख दिया इक्वेशन 1। एट नोड x1 लिखते हैं, फोर्स नहीं है, M1 है, M1 डी स्केयर x1 अपॉन dt स्केयर आएगा। ये जो स्प्रिंग लगा कैसे लिखेंगे? K1 जब इसके लिए लिखेंगे तो x1 माइनस x प्लस डैम्पिंग एलिमेंट लगा है, तो ये डैम्पिंग एलिमेंट क्या है? B1। तो प्लस B1 d अपॉन dt, इसके लिए लिखते हैं तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर है K1 x1 माइनस x, और f क्या है यहां पर? जो डमी नोड पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, K1 x माइनस x1। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इस k को यहां पर लेके आ जाता हूं, माइनस बन जाएगा, माइनस K1 x1 माइनस x इज इक्वल टू M1 डी स्केयर x1 dt स्केयर प्लस B1 d अपॉन dt x1 माइनस x2। अब अगले स्टेप में माइनस को मैं अंदर लेके चला जाता हूं, तो K1 x माइनस x1, और आगे यही रहेगा। ये एक तरह से किसके इक्वल है? K1 x माइनस x1। इक्वेशन 1 से देखो f के इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? f इज इक्वल टू M1 डी स्केयर x1 अपॉन dt स्केयर प्लस B1 d अपॉन dt x1 माइनस x2। इसको मैं लिख दिया इक्वेशन 2। एट नोड x1 मैंने ये इक्वेशन लिखी थी। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? एट नोड x1 हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, पर इस केस में ये x क्या था? एक तरह से डमी नोड। तो मैंने ऊपर देखा f इज इक्वल टू K1 x माइनस x1 है, तो एक तरह से ये K1 x1 माइनस x किसके इक्वल हुआ? माइनस f के इक्वल हुआ। तो एक तरह से अब मैंने ये जो डमी नोड था वो इसमें से खत्म कर दिया। अब यहां पर कहीं भी x नहीं है, तो दिस इज इक्वेशन 2। अब नोड x2 पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनेगी? फोर्स नहीं लगाई है इस साइड, तो 0। तो M2 डी स्केयर x2 अपॉन dt स्केयर प्लस इस B1 के लिए देखते हैं तो कैसे लिखेंगे? B1
डी वाई डी टी इंटू, जब इसके लिए लिखेंगे x2 माइनस x1 प्लस ये जो K2 है तो उसके लिए लिखेंगे K2 x2 और ये जो डैम्पिंग एलिमेंट है तो B2 x2। दिस इज इक्वेशन 3। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी नोड x1 पे और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी नोड x2 पे। अगर आप इन टर्म को देखो तो यहां पर कोई भी x नहीं है, देख लो x1 या x2 है, कोई भी x नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने डमी नोड लिया था यहां पर x, पर इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि जब नोड x1 पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ के इक्वल। तो जब माइनस एफ को मैं इस साइड लेके चला गया तो ये इक्वेशन बन गई। एक तरह से इस इक्वेशन में जो डमी नोड था वो खत्म हो गया और जब मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की तो यहाँ पर कोई डमी नोड एक्स नहीं आया। तो एक तरह से अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है दिस वन एंड दिस वन, इसमें कोई भी डमी नोड नहीं है। अब ये था मैकेनिकल सिस्टम। इस मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना था और दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनालॉजी होती हैं, वन इज फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, सेकंड वन इज फोर्स करंट एनालॉजी। अब ऑलरेडी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के लिए मैं इक्वेशन लिख चुका हूँ, ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि किस तरह से ये इक्वेशंस लिखते हैं। इन इक्वेशन को इस टेबल की हेल्प से लिखते हैं। इसके बाद जो फोर्स करंट एनालॉजी है इसकी इक्वेशन भी मैं लिख चुका हूँ। अब ये इक्वेशन कहाँ से लिखते हैं, इसको मैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से भी लिख सकता हूँ या डायरेक्टली मैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इक्वेशन की हेल्प से भी इनको लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, दिस इज फोर्स करंट एनालॉजी सिस्टम, दिस इज वोल्टेज। तो वोल्टेज किस में चेंज हो जाएगा, करंट में, तो यहाँ लगा दिया करंट L1, L चेंज हो जाएगा C में तो यहाँ लिख दिया C1, डी I1, I चेंज हो जाता है वोल्टेज में तो यहाँ पर लगा दिया dV1 अपॉन dt प्लस आगे है R1। अब यहाँ देखो R है तो यहाँ पर है 1R, तो इसलिए इसको नीचे ले गए 1/R1, I1 माइनस I2 तो क्या लिख लेंगे B1 माइनस B2, 0 L2, दिस इज फोर्स वोल्टेज तो फोर्स करंट एनालॉजी में इसको लिखते हैं C, तो देखो C2 लिख दिया, I2 को लिखते हैं B2 प्लस आगे देखो R2 फोर्स वोल्टेज में R तो यहाँ पर 1/R तो कैसे लिख दिया 1/R2 और ये I2 को B2 में प्लस 1/C2 तो 1/C तो यहाँ पर 1/L तो लिख दिया 1/L2 तो I2 B2 dt प्लस R1, R1 मतलब 1/R तो 1/R B2 माइनस B1, I2 माइनस I1 को लिख सकता हूँ B2 माइनस B1। तो ये जो FI सिस्टम की जो इक्वेशंस है आप डायरेक्टली FB से भी लिख सकते हो। हाँ, सर्किट डिजाइन करना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। फोर्स वोल्टेज के लिए ये B है वोल्टेज, ये क्या बताएगा इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दिस इज L1, यहाँ पर R1 I1 माइनस I2 तो ये क्या बताएगा, सिंपली इस तरह से एक रजिस्टर लगा होगा इस तरह से, यहाँ मैश I1 सेम L2 मतलब यहाँ पर इंडक्टर L2 ये बताएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर R2 I2 तो यहाँ पर एक रजिस्टर है R2 I2 क्या बताएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा और ये क्या बताएगा जो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा तो यहाँ लगा लिया C2। अगेन आगे है R1 I2 माइनस I1 वो इस रजिस्टर को बताएगा जो ये है, इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पर मैश में जो करंट लेना है वो लेना है I2। तो फोर्स वोल्टेज तो एक तरह से वोल्टेज किसके इक्वल है, जो इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दैट इज दिस वन। इसी तरह से इस मैथ सर्किट के लिए कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू जो इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ एंड लास्ट में दिस वन R1। इसी तरह से फोर्स करंट एनालॉजी का किस तरह से लिखेंगे बच्चों, इसका ड्यूल कर दो आप लिख लोगे या डायरेक्टली मैं यहां से लिखता हूं। तो करंट I1 ये बताएगा जो कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा, डेट इज C1। आगे है B1 माइनस B2, इसका क्या मतलब है, यहां पर रजिस्टर लगा होगा, यहां पर वोल्टेज है B1, यहां पर होगी B2। अगेन C2 dV2 अपॉन dt मतलब कैपेसिटर में जो करंट फ्लो करेगा तो यहां लगा दिया कैपेसिटर C2 और ये बताएगा जो करंट रजिस्टर में फ्लो करेगा तो यहां पर लगा दो रजिस्टर और ये बताएगा जो करंट इंडक्टर में फ्लो करेगा तो यहां लगा दो L2 और लास्ट में लिखा है B2 माइनस B1 R1, वो इसके लिए कैलकुलेशन है। जब इस नोड के लिए नोडल एनालिसिस करेंगे तो करंट कैसे होगा B2 माइनस B1 अपॉन R2, B2 माइनस B1 अपॉन R1, ये R1 है, सॉरी ये R1 है R2 नहीं है। अब यहां से भी देख सकते हो
ये R1 था, तो ये R1 था। तो इन दोनों को देखो, ये दोनों एक दूसरे के ड्यूल हैं। यहां पर L1 था, तो इसका ड्यूल होता है कैपेसिटर, C1 लगा दिया पैरेलल में। अब इन दो मैश के बीच में R1 कॉमन था, एक तरह से मैं इसको बोलूं ये पैरेलल में था, अब यहां पर चला गया सीरीज में, देखो R1। अगेन L2 R2 C2, ये तीनों थे सीरीज में, अब ये लग जाएंगे पैरेलल में। L2 का ड्यूल होता है C2, C2 का ड्यूल होता है R2, और रजिस्टर का ड्यूल होता है 1/R2। मतलब ये R2 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1/R2। यहां पर इनवर्स रिलेशन आ जाता है। इसी तरह से ये R1 कितना लेना है, 1/R1। और ऐसा क्यों करते हैं आप यहां देख सकते हो, फ्रिक्शन एलिमेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स वोल्टेज में रजिस्टर के इक्वल होता है, और फोर्स करंट में इनवर्स रिलेशन आ जाता है 1/R। तो इसलिए अगर ये R1 है तो ये R1 क्या होगा, 1/R1, और ये R2 क्या होगा, 1/R2। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ये है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। आप यहां पर देख दो, मास की जगह में दिया गया है इनर्शिया J1 एंड J2, और यहां पर फोर्स के प्लेस में लगाया गया है टॉर्क, और ये जो एलिमेंट है ये इस एक्सिस के अराउंड घूमते हैं। जैसे ही टॉर्क लगाएंगे, इस J1 की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो θ1 से रिप्रेजेंट की गई है, और इस J2 एलिमेंट की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है θ2। J1 और J2 के बीच में स्प्रिंग K1 लगाया गया है। जैसे ये घूमेगा तो इसके ऑपोजिट जो फ्रिक्शन लगेगी उसको B1 बताया गया है, दिस इज डैम्पिंग एलिमेंट। और जैसे ये घूमता रहेगा इस एक्सिस के क्रॉस, तो इसके ऑपोजिट जो फ्रिक्शन लगेगी वो बताया गया है B2, और साथ में ये है K2। तो पहले मैकेनिकल सिस्टम को नोडल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जो नोड्स लेंगे वो लेंगे एंगुलर नोड्स θ1 एंड θ2। यहाँ पर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैं θ1 एंड θ2, तो एक तरह से जो प्रिंसिपल नोड्स लेंगे वो 2 लेंगे, θ1 एंड θ2। आगे क्या लेते हैं, कॉमन नोड लेते हैं जिसको बोला जाता है रेफरेंस नोड। अब एलिमेंट कनेक्ट कर देने हैं। ये जो इनर्शिया है, एक तरह से इनर्शिया मासेस हैं, इनको हमेशा प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया J1 कनेक्ट हुआ बिटवीन दिस θ1 एंड दिस। इसी तरह से J2 नोड θ2 एंड कॉमन नोड के बीच में कनेक्ट होगा। तो फोर्स कहाँ लगी है, इस ब्लॉक में लगी है, और फोर्स क्या होती है, टॉर्क। मैकेनिकल रोटेशनल के केस में फोर्स होती है टॉर्क। तो टॉर्क को ऐसे करंट एलिमेंट यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। तो दिस करंट एलिमेंट इज कनेक्टेड बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। इसी तरह से यहां पर फ्रिक्शन भी है, तो ये फ्रिक्शन किसके लिए, J1 ब्लॉक के लिए, तो ये लगा दिया मैंने डैम्पिंग एलिमेंट। इसी तरह से J1 और G2 के बीच में स्प्रिंग K1 है, तो θ1 और θ2 के बीच में स्प्रिंग K1 लगा लेना है। अब ये J2 भी घूम रहा है, इसके ऑपोजिट फ्रिक्शन है B2, मतलब एक डैम्पिंग एलिमेंट लगाया V2, और साथ में ये K2 भी इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो ये लगा दिया K2। अब जल्दी से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे एट θ1 नोड पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो θ1 में कैसे लिखेंगे, टॉर्क अब आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, इसके लिए कैसे लिखेंगे, अब J1 आएगा d² θ1/dt² प्लस डैम्पिंग एलिमेंट B1 d/dt इंटू θ1 प्लस K1 के लिए लिखेंगे। जैसे इस K1 के लिए लिखेंगे, θ1 पे लिखते हैं तो θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। अगेन एट नोट θ2 यहां पर लिखते हैं, तो यहां पर तो टॉर्क नहीं लगाया है, 0, तो सिंपली J2 d² θ2/dt² प्लस B2 d θ2/dt प्लस यहां पर K2 भी है, तो K2 θ2 प्लस इस K1 के लिए लिखेंगे K1 θ2 माइनस θ1। अब ये है मेरे पास थी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए मैकेनिकल सिस्टम। अब इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी इक्वेशन मैं लिख चुका हूं। ये इक्वेशन कैसे लिखी गई हैं, इस टेबल की हेल्प से लिखी गई है। जैसे J1, अब ध्यान रखना ये है मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, मतलब ये कंपोनेंट, तो J1 किस में चेंज हो जाएगा, फोर्स वोल्टेज में L1 में। इसी तरह से B1 चेंज हो जाएगा R में। तो इसी तरह से ये इक्वेशनें लिख ली हुई हैं।
और ये आपको पता है कि इन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैंने फोर्स करंट की इक्वेशन भी लिख ली है। आप इसको इसके थ्रू भी लिख सकते हो या डायरेक्टली इसके थ्रू भी लिख सकते हो। अगर इसके थ्रू लिखते हो जैसे वोल्टेज, तो वोल्टेज किसमें चेंज हो जाता है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है। ट्रांसलेशनल का फोर्स, रोटेशनल में टॉर्क होता है, वोल्टेज में, और फोर्स वोल्टेज में वोल्टेज होता है, और फोर्स करंट में करंट होता है। तो ये वोल्टेज करंट में चेंज हो जाएगा। तो देखो वोल्टेज करंट में चेंज कर दिया, L1 दैट इज दिस वन, सी में चेंज कर देंगे। I1 किस में चेंज होता है, वोल्टेज में। तो देखो V1 लिख दिया है, आगे R1, R है तो 1/R, तो ये R नीचे चला गया, 1/R1, I1 को लिख दिया B1, 1/C1, 1/C1 मतलब 1/L, तो 1/L1, आगे I1 माइनस I2, तो मतलब B माइनस B2। एक तरह से यहां पर मैंने फोर्स करंट की इक्वेशन फोर्स वोल्टेज से ही लिख दी है। तो इसी तरह से 0 0 L2 आप देख सकते हो C, तो यहां पर C2 लगा दिया है, dI2/dt, तो I2 की जगह में क्या आ जाएगा, वोल्टेज। I किसके बराबर होता है, वोल्टेज के। आगे है R2, तो नीचे चला गया है R2। तो आप इस तरह से देख लोगे। तो आगे आप देख लेना। अब सर्किट बनाते हैं। पहले मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स वोल्टेज का सर्किट बनाऊंगा। तो दिस इज ए वोल्टेज किसके इक्वल होगी, जो ड्रॉप इस इंडक्टर में होगा, जल्दी से मैं लगा दिया L1, जो ड्रॉप इस रजिस्टर में होगा, दिस इज R1, और यहां पर लिखा 1/C1 I1 माइनस I2 इंटीग्रेशन हुई है। इसका क्या मतलब, यहां पर लगा होगा कैपेसिटर इस तरह से, ये मैश है I1, एक मैश लगाई होगी I2 यहां से। इसको कंप्लीट करते हैं, L2 dI2/dt, मतलब यहां पर इंडक्टर L2 होगा, ये बताएगा जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये बताएगा जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिस इज R2। आगे है 1/, और ये टर्म बताएगी जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, C2। और लास्ट में ये टर्म क्या है, दिस वन, मतलब इस तरह से जोड़ देना है। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी फॉर मैकेनिकल सिस्टम। अब इसका सर्किट बनाते हैं, फोर्स करंट एनालॉजी का सर्किट बनाते हैं। मैं शॉर्टकट से करूंगा, मैं इसी का ड्यूल ले लूंगा। वोल्टेज का ड्यूल होता है करंट सोर्स, तो दिस इज करंट सोर्स, ये दोनों लगे हैं सीरीज में। जैसे ड्यूल लेंगे ये चले जाएंगे पैरेलल में। इंडक्टर का ड्यूल होता है कैपेसिटर, तो दिस इज C1। इसी तरह से ये जो रजिस्टर है इसका ड्यूल होगा 1/R1, तो ये R1 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1/R1। अब यहां पर मैच करंट था I1, तो करंट का ड्यूल होता है वोल्टेज, तो नोडल वोल्टेज यहां पर होगी V1। अगेन ये कैपेसिटर दो मैश के बीच में कॉमन था, दिस इज मैश 1, दिस इज मैश 2। जैसे ड्यूल लेंगे, कैपेसिटर का ड्यूल होगा इंडक्टर, अब वो जो इंडक्टर होगा दो वोल्टेज के बीच में चला जाएगा, तो दिस इज इंडक्टर L1 एंड दिस इज अनदर नोड वोल्टेज। यहां पर कैपेसिटर दो मैश के बीच में कॉमन था, जैसे ड्यूल लेंगे वो इंडक्टर मिलेगा। अब इंडक्टर टू नोड वोल्टेज इसके बीच में प्रेजेंट होगा। अगेन L2 R2 C2, जैसे ड्यूल करेंगे ये तीनों चले जाएंगे पैरेलल में, यहां पर सीरीज में है, ये चले जाएंगे पैरेलल में। पर बच्चों इंडक्टर का ड्यूल होता है कैपेसिटर, तो यहां पर लगा दिए कैपेसिटर C2, और रजिस्टर का ड्यूल होता है 1/R, तो सिंपली यहां पर पैरेलल में लगा दिया R2, और R2 की ये वैल्यू कितने ओम लेनी है, 1/ ये जो R2 है। इसी तरह से ये जो कैपेसिटर है इसका ड्यूल होता है इंडक्टर, मतलब L2। अब यहां पर मैच करंट था I2, तो ड्यूल क्या होगा, वोल्टेज, दैट इज इस पॉइंट में नोड वोल्टेज होगी V2, इस पॉइंट में नोड वोल्टेज होगी V2। यहां पर I2 करंट था सीरीज में, एक तरह से देखो ये जो कंपोनेंट है वो सीरीज में लगे, अगर KVL लगाते तो ये कंपोनेंट सीरीज में थे। पर जैसे ड्यूल किया, I2 का ड्यूल होता है V2, और साथ में अब ये जो वोल्टेज है वो आ गई है पैरेलल में, ये तीनों कंपोनेंट पैरेलल में लगे हैं। तो सिंपली बच्चों ये कैपेसिटर था, जैसे ड्यूल किया तो इंडक्टर मिला, यहाँ पर कैपेसिटर दो मैश के बीच में कॉमन था, अब ये इंडक्टर दो वोल्टेज के बीच में चला जाएगा। तो दिस इज फोर्स करंट सर्किट।